नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि कंटिन्यूअसली अ, कंपनीज़ के बारे में अपडेट्स और उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा इसी चैनल के माध्यम से मैं करता रहूँगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है आरती ड्रग्स। देखिए आरती ड्रग्स के बारे में बहुत सारे मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया। देखिए आरती ड्रग्स एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के साथ भी जुड़े हुए हैं, उसके साथ-साथ केमिकल सेक्टर के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो कंपनी जो काम करते हैं वो एपीआई के ऊपर काम करते हैं। अभी एपीआई होता क्या है? एपीआई का मतलब है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है और उसके साथ साथ बात करूँ तो कंपनी केमिकल सेक्टर के ऊपर भी काम कर रहा है। तो केमिकल सेक्टर और आरती ड्रग्स जो प्रोडक्ट है मतलब आरती ड्रग्स जो एक्चुअली देखा है तो जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के ऊपर जो डिमांड है मार्केट का, वो डिमांड आज थोड़ा-सा कम हुआ और डिमांड अगर बढ़ेंगे तो फिर से इस कंपनी एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन दिखाएगा। अभी डिमांड कम होने का मतलब क्या है? देखिए कंपनी जो बेसिकली काम कर रहा है वो स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर और ये बताया जा रहा है कि जो पिछले सालों से स्पेशलिटी केमिकल का जो मार्केट में डिमांड कम हुआ, वो 2025 के बाद डिमांड बढ़ने का चांसेस है। तो देखिए कभी-कभी होता क्या है, कुछ सेक्टर बहुत दिनों तक एक स्लो फेज में देखने को मिल जाते हैं। ऐसे नहीं कि हमेशा वो भागते रहेंगे। इतने दिनों तक केमिकल कंपनी भाग रहा था, तो अभी बहुत दिनों के बाद एक ही रेंज के ऊपर वो स्टे किया। तो एक बात अच्छी बात है, जब कोई सेक्टर एक ही रेंज के ऊपर स्टे करता है, बहुत भागने के बाद, तो वो फिर से जब ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा लंबा जर्नी दिखाएगा। तो यही मुझे लगता है बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है इस तरीके से कंपनी के ऊपर कुछ डिसीज़न लेने का। तो देखिए कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में 2 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। पहली बात कंपनी का बैलेंस शीट। आप देखेंगे कंपनी के रिज़र्व में कोई भी कमियाँ नहीं है। मान लेता हूँ कंपनी ने बर कर्ज़ा लिया और वो भी कितना 500 करोड़। तो कर्ज़ा कितना बना 0.45 के आसपास। अच्छी बात है 0.50 के नीचे है तो कर्ज़ा ठीक-ठाक है। कंपनी की जो जो बैलेंस शीट है उसमें 2 चीज़ मुझे बेस्ट लगा। पहली बात रिज़र्व तो बढ़ा, उसके साथ-साथ कंपनी का सीडब्ल्यूआईपी भी अलग लेवल में बढ़ा। इस बार कंपनी 240 करोड़, 245 करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझ लीजिए कि इस कंपनी ने इस दिन में अच्छा खासा निवेश किया, अच्छा खासा। अच्छा खासा क्या किया? निवेश किया और वो भी किसके ऊपर? खुद के बिज़नेस के ऊपर, खुद के मतलब प्रोडक्ट प्रोसेसिंग के ऊपर। जब कोई कंपनी खुद के प्रोडक्ट प्रोसेसिंग के ऊपर निवेश करते हैं, तो सोचना उस कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा और उसका प्रोडक्ट को वो बेचेंगे, उसके बाद सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो इस बात को आपको याद रखना है। उसके साथ-साथ कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिला? आप देखेंगे तो इस बार कंपनी का 650 करोड़ के आसपास ट्रेड मिला। तो ये भी एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फ़ेवर में है। तो इसी कारण की वजह से इन्वेस्टर भी क्या कर रहा है आप देखिए, खुद के होल्डिंग इस बार बढ़ा चुके हैं। इंस्टीट्यूशन मतलब एफएस ने, डीएस ने, दोनों ने इसका होल्डिंग को लगातार बढ़ाते चले गए। एक पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के ऊपर। तो जिस बेसिस ने इस कंपनी के ऊपर मैंने टेक्निकली चार्ट पैटर्न ढूँढा और मैंने देखा इस कंपनी के ऊपर एक बिग जैसे क्या बना, कब बना। अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ यहाँ पे एक फिर से एक हैंडल क्रिएट करेगा। अभी देखिए इस लेवल से कंपनी रीबैक क्यों किया, रिवर्सल क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगली क्या था एक रेजिस्टेंस था। इसी रेजिस्टेंस को फेस किया और नीचे आए और नीचे आने के बाद वो सपोर्ट को फेस किया। वो सपोर्ट रेंज को टच किया और उसके बाद धीरे-धीरे करके वो आगे बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को ध्यान रखना कि कफ विथ हैंडल पैटर्न्स कंप्लीट होने के बाद ही मैं कुछ डिसीज़न लेने वाला हूँ। क्योंकि 200 डेज़ ईएमए के आसपास ही चल रहा है, तो इसका मतलब वो एक स्ट्रांगली इसके लिए सपोर्ट बनेगा और वो धीरे-धीरे करके ऊपर लेके जाएँगे। तो अभी होगा क्या, वो तो आपको बाद में पता चलेगा। तो मैं इसके लिए पर इंतज़ार कर रहा हूँ, जब मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और आप टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पे लर्निंग पर्पज़ में सारे अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो आपको देखकर बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, आप प्रीवियस डेटा भी देख सकते हैं, जाकर टेलीग्राम को जॉइन करिए। और हाँ, मेरे वीडियो में हम आपको हमेशा सिखाने के लिए सारी चीज़ शेयर किया जाता है। कोई भी टिप्स एंड ट्रिक के लिए नहीं है और आप आज तक मैंने किसी के पास से ₹1 भी चार्जेस किसी पर्पज़ में नहीं लिया। तो मैं क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपके ऊपर डिमांड करूँ। अगर आपको काम करना है, सीखना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट सीखिए और सीख कर काम करिए। तो चलो देख लेते हैं नेक्स्ट कंपनी कौन-सा है। नेक्स्ट कंपनी का नाम है आईजीएल। देखिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड जो लोग मुझे कमेंट्स कर रहा था कि सर कंपनी खत्म हो जाएगा क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने तो अनाउंसमेंट कर दिया कि जितने सारे सीएनजी में गाड़ी चल रहा था, उस सीएनजी प्रोडक्ट को बंद करेंगे और उसमें ईवी कंपनी ऐड करने वाला है।
तो देखिए, कोई भी एक सेक्टर का बिज़नेस बंद हो रहा है, कोई भी कंपनीज़ का एक सेक्टर बिज़नेस बंद हो रहा है, तो एक सेल्स में प्रेशराइज़ तो देखने को मिलेगा। मगर ऐसा नहीं कि वो आज ही बता दिया काल से बंद हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं, टाइम लगेगा। उस टाइम पीरियड के अंदर-अंदर कंपनी खुद के बिज़नेस को डाइवर्सिफ़ाइड ज़रूर करेंगे। क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, कोई छोटे-मोटे कंपनी नहीं है, 30,000 करोड़ के आस-पास है। और मज़ेदार बात ये है, इस कंपनी के जो प्रोमोटर है, आपको 45% जो प्रोमोटर देखने को मिला है ना, वो दोनों ही गवर्नमेंट कंपनी है। 50-50% का होल्डिंग दोनों ने लेके रखा है। 22.5% के आसपास जो होल्डिंग है, वो एक बीपीसीएल के पास है और दूसरा कौन स किसके पास है? गेल के पास। तो बीपीसीएल एंड गेल दोनों ने क्या किया? इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो एक अच्छी बात है इस कंपनी के ऊपर और इस कारण से मुझे लगता है कंपनी में जो गड़बड़ी मुझे लग रहा है कि सॉरी जो गड़बड़ी लोगों को लग रहा था कि कंपनी के ऊपर खतरा आने वाला है, तो मुझे नहीं लगता उतना खतरा आने वाला है क्योंकि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, मुझे कुछ कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, दिसंबर का रिज़ल्ट आने का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि जो रिपोर्ट आया था सितंबर के क्वार्टर के बाद और मुझे लगता है कि दिसंबर के रिज़ल्ट में ही पता चलेगा कि कंपनी के ऊपर क्या हो चुके हैं और किस तरीके से सेल्स को कंपनी कंटिन्यू कर रहा है। अगर सेल्स में कमियाँ देखने को मिले तो थोड़ा-सा वीकनेस पॉइंट तो ज़रूर बनेगा कि और अभी सेल्स में तो कोई कमियाँ नहीं है, कंपनी कंटिन्यूअसली सेल्स को बढ़ाते चले जा रहा है। उस बेसिस में एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगातार एक रेंज के ऊपर बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी इस कंपनी के ऊपर एज़ ए रेशियोज़ के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूअसली देखिए, जो डेटर्स डे है वो थोड़ा-सा डेटर्स डे का जो डेज़ है, वो इंक्रीज़ देखने को मिला। 23 के आसपास है और डेज़ जो इन्वेंटरी डे है, वो एकदम ना के बराबर है। और डेज़ वेबल जो है, वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो मुझे लगता है इस पॉइंट को आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। तो एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। अगर कंपनी में सही में कुछ गड़बड़ी देखने को मिलता, तो इंस्टीट्यूशन पहले से ही माल बेचकर भाग जाता। तो मुझे नहीं लगता उतना बड़ा प्रेशराइज़ अभी भी है, जो हम लोगों को सोचने में मजबूर किया जा रहा है कि इस कंपनी बर्बाद होने वाला है। तो बर्बाद होगा नहीं, बर्बाद होने नहीं देंगे क्योंकि मैनेजमेंट कोई छोटा-मोटा मैनेजमेंट नहीं है, छोटे-मोटे प्रोमोटर नहीं है कि इसको छोड़ दे। तो प्रोमोटर तगड़ा है, तो वो इसको कंटिन्यू ज़रूर करेंगे, आगे बढ़ाने के लिए दम रखेंगे। तो इस कंपनी के ऊपर देखिए अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो देखिए, खुद ही देख लीजिए। इंस्टीट्यूशन मतलब प्रोमोटर ने कुछ माल नहीं बेचा, एफएस ने तो सॉरी डीएस ने तो माल खरीदारी ज़्यादा की और एफएस के पास माल कंटिन्यू है। तो जब इंस्टीट्यूशन कंटिन्यू कर रहा है इसके ऊपर, उसके साथ-साथ इसके ऊपर लास्ट कुछ पीरियड्स का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूँ, तो जून, जुलाई, अगस्त में बाय किया गया और अक्टूबर से नवंबर में सेल किया गया। अब ये देखना है कि दिसंबर मंथ में क्या होने वाला है। तो इस सारे पॉइंट्स को सामने रखते हुए मैं एक ही बात कहूँगा, कंपनी के ऊपर ध्यान रखिए। कंपनी कोई ऐसा-वैसा कंपनी नहीं है कि हाँ, यहाँ पे बिग क्रैश हो गया, कंपनी बेकार हो गया, ऐसे बिल्कुल मत सोचिए। कंपनी के ऊपर पहले एक ट्रेड बना था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और फाइनली ब्रेकआउट हुआ और इजी तरीके से वो टारगेट को अचीव किया। और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तो फिर से यहाँ पे एक रेंज ट्रेड बना है। उस रेंज ट्रेड का मतलब है कि कंटीन्यूअसली अगर बाइंग कैंडल बने और उसके बाद एक रेंज बने और इस रेंज 20% के ऊपर हो, तो जब भी इस लेवल को टच करेगा एंटी बनेगा और अपर साइड में वो टारगेट बनाएगा। तो इस रेंज को याद रखना, इस पॉइंट को मत भूलना। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अच्छा खासा एक सिचुएशन देखने को मिला, एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर क्या राय है आपका? ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एचडीएफसी एएमसी। देखिए इसके ऊपर मैंने बहुत दिनों पहले से ट्रेड लेके रखा था। आज भी वो ट्रेड कंटिन्यू हो रहा है। मुझे लगता है अभी नज़दीक टारगेट के नज़दीक है। इसी तरीके से कुछ दिनों के बाद ही टारगेट अचीव कर जाएगा। मैं इतने सारे बात क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको दिखा दूँ। मेरे खुद के पास इस कंपनी का ट्रेड है। वो कुछ इस तरीके से ट्रेड बना, कब बना, उसके बाद 2 बार हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ध्यान दीजिएगा 2 बार हैंडल पैटर्न क्रिएट होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट किस लेवल में हुआ? एक्चुअली ब्रेकआउट इस लेवल में हो गया और इस लेवल में कन्फर्म हो गया। तो कन्फर्म होने के बाद देखिए बहुत दिनों तक इंतज़ार करा है और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके को अपट्रेंड में गया और मेरा जो टारगेट है वो 3600 के आस-पास मेरा टारगेट है। इस टारगेट को लेकर मैं चला हूँ और इस टारगेट मुझे लगता है ईज़िली मिलने का चांसेस है। अगर ईज़िली मिलने का चांसेस है फिर भी एक वीकनेस पॉइंट भी है, वो है यहाँ पे। यहाँ पे एक स्ट्रांगली क्या है रेजिस्टेंस है। यही यहाँ पे कंपनी की एक स्विंग हाई भी है, जो लेवल्स में कंपनी टच करके रिवर्सल भी हो सकता है। तो अभी देखा जाएगा यहाँ से ऊपर जाएगा क्या नीचे आएगा, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा जर्नी हो चुके हैं। इस लेवल से कुछ करेक्शन भी होने का चांसेस भी देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आप क्या डिसीज़न ले रहे हैं ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। जो मेरा पुराना सब्सक्राइबर है आपको पता है, जब एंटी बना था तब भी मैंने आपको शेयर किया था और जब इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू जर्नी भी हो रहा था तब भी मैंने आपको वीडियो बनाया। और जब टारगेट बनेगा तब भी मैं वीडियो बनाऊँगा। तो मेरा कहने का मतलब है मैं हमेशा आपके साथ बने रहना चाहता हूँ। आप भी मेरे साथ बने रहिए क्योंकि सीखना है तो एक कम्युनिटी के साथ आपको आगे बढ़ना है क्योंकि
ऐसे नहीं कि आज कुछ स्ट्रैटेजी सीख लिए, कल कुछ अलग स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर लूँगा। तो अब हम हमेशा स्ट्रैटेजी सीखते रहेंगे तो काम कभी भी काम नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आपको 1-2 स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो अप करना होगा। एटलीस्ट आप 3 से 4 स्ट्रैटेजीज़ को ही फ़ॉलो कर सकते हैं, उससे ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो मत करिए। इस 4 स्ट्रैटेजीज़ को मास्टर बन जाइए इस 4 स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर, तो आपको हमेशा पैसा मिलेगा। क्योंकि आप मेरे टेलीग्राम को जॉइन करेंगे, तो जितने सारे अपडेट्स आपको मिला है, वो आप देख लेना, किस लेवल में एंट्री बना था और किस लेवल में टारगेट अचीव हुआ। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कप विद 100 पैटर्न्स, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इस तरीके से पैटर्न्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ॉलो अप करता हूँ और रेंज ट्रेडिंग के ऊपर भी फ़ॉलो अप करता हूँ। तो इस कंपनी के ऊपर मैंने एंट्री क्यों लिया था, वो पहले बता दूँ। कंपनी के ऊपर सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और उस बेसिस में कंपनी का एक्सपेंस भी कंट्रोल में था और उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिला था। एक अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला था, जिसके चलते हुए मैंने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर एंट्री लिया और अच्छा खासा एक ग्रोथ भी देखने को मिला। तो इस कंपनी के ऊपर एज़ ए इन्वेस्टर भी देखिए लगातार इसके ऊपर होल्डिंग को बढ़ाते चले जा रहे थे, जिसके कारण मैंने एक और भी प्लस पॉइंट मुझे देखने को मिला, क्योंकि जब इंस्टीट्यूशन किसी कंपनीज़ के ऊपर होल्डिंग को बढ़ाए, तो उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ धमाका होने का चांसेस था। तो मैंने जो यहाँ पे एंट्री लिया था, कुछ ऐसे-वैसे कारण की वजह से मैंने एंट्री नहीं लिया कि कप विथ 100% बन गया, तो मैं एंट्री ले लूँगा, बिल्कुल नहीं। जब भी आपको कोई पैटर्न दिखे, तो उसके बाद कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स को ज़रूर देखना। अगर फाइनेंशियल डिटेल्स ठीक-ठाक है, फंडामेंटल डिटेल्स ठीक-ठाक है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको भरोसा करके बैठा रहना चाहिए। तो मैंने इस बेसिस में एंट्री लिया। आपकी क्या राय था और आप किस बेसिस में इस कंपनी को देखते हैं? ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करें, उसका नाम है नियोजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। तो नियोजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड, इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो है बोनस का। 12 तारीख को कंपनी 1 के बदले 1 शेयर बोनस के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देने वाला है। तो अगर एक्स्ट्रा बेनिफिट पाना चाहते हैं, तो उसके 1 दिन से पहले आपको शेयर खरीदारी करना होगा। अगर इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, तो एक बार रिसर्च करके ज़रूर करिएगा। तो इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। अगर काम करना है, तो आपके जो एडवाइज़र है, उसके साथ बातचीत करके ज़रूर काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।